पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये ना याद आया ये गाना? ये गाना किसका है? ये गाना है एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म कयामत से कयामत तक का। आज उसी की बात करने जा रहे हैं हम। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में और हम चर्चा करेंगे आज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अनोखी बातें इस बढ़िया कल्ट फिल्म की कयामत से कयामत तक। 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई ये फिल्म और बहुत सारी इसमें जो है फर्स्ट हुए थे। फर्स्ट से मतलब पहली बार किसी फिल्म में होना, ऐसी ये फिल्म थी जिसमें बहुत सारे लोगों के डेब्यू हुए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो पहली बार हिंदी सिनेमा में हुई, तो हम चर्चा करेंगे इसी की। और ये फिल्म एक लैंडमार्क फिल्म बनी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने, जो लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन के बेटे, और खैर प्रोड्यूस्ड और रिटन बाय नासिर हुसैन हिमसेल्फ। मंसूर खान की ये पहली फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करी, खैर अब तो खैर संन्यास ले लिया है। और आमिर खान जो है की भी पहली फिल्म थी ये, डेब्यू फिल्म। और इसकी कास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे वैसे किरदार हैं। मैं आपको 4-5 किरदारों के मुख्य नाम बता देता हूं। इसमें आमिर खान, राज, जूही चावला, रश्मि और दिलीप ताहेल जो है उन्होंने प्ले किया है आमिर खान के फादर का रोल, और गोगा कपूर ने प्ले किया है जूही चावला के फादर का रोल। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि दो परिवार हैं कि आपस में दुश्मनी है, दोनों के बच्चे हैं, एक तरफ आमिर खान है, एक तरफ जूही चावला है, दोनों के फादर्स की लड़ाई है, लेकिन बच्चों में प्यार होता है। प्यार होने के बाद जो है लड़ाई बढ़ती रहती है। आखिरकार एक सैड एंडिंग के साथ इस फिल्म की अंत होता है, जिसमें दोनों हीरो हीरोइन आमिर खान और जूही चावला की डेथ दिखाई गई। ये इसकी जिस्ट है। बहुत सारी इसमें मजेदार बातें हैं, जैसे आमिर खान की पहली फिल्म थी ये, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद की पहली फिल्म थी, जिसके बाद ये बहुत बड़े एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स बन गए। अलका याग्निक का करियर इसी से एक तरीके से एस्टैब्लिश हुआ। उदित नारायण का करियर इससे एस्टैब्लिश हुआ। मंसूर खान की डेब्यू फिल्म थी और उनका करियर इससे एस्टैब्लिश हुआ। जूही चावला की पहली फिल्म तो नहीं थी, पहली फिल्म थी उनकी सल्तनत, और वो आई थी 2 साल पहले 1986 में। लेकिन उनका उसमें बहुत छोटा सा रोल था, बहुत लोगों को वो फिल्म याद नहीं रही। तो एक्चुअली उनके लिए ब्रेक थ्रू फिल्म जिसे कहते हैं, जिससे वो बॉलीवुड में स्टैब्लिश हुई, वो फिल्म हमेशा से कयामत तक ही मानी जाती है। इसकी नाम की बड़ी अनोखी बात है, लंबा टाइटल। जिसे नासिर हुसैन अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लंबे टाइटल्स के लिए। इससे पहले उन्होंने एक जमाने को दिखाना है बनाई थी, एक हम किसी से कम नहीं बनाई थी, यादों की बारात बनाई थी। तो ये सारी फिल्मों में नाम लंबे होते थे। लेकिन इस फिल्म के साथ एक खास बात जो हुई वो ये हुई कि इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया बाद में, QSQT। ये कभी भी नहीं हिंदी सिनेमा में हुआ और ये वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद से एक्रोनिम कहते हैं इसको, QSQT जैसे। उसके बाद जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाए आई थी, उसको DDLJ कहने लगे लोग। हम आपके हैं कौन आई, उसको भी शॉर्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत, इस ट्रेंड की शुरुआत इस फिल्म से हुई थी। तो इस फिल्म के 2 एंडिंग शूट हुए थे, क्लाइमैक्स, एक हैप्पी एक सैड। एक्चुअली क्या था, नासिर हुसैन की एक पहले 1967 में फिल्म आई थी बहारों के सपने, और उसमें एक सैड एंडिंग थी, वो फ्लॉप हो गई। तो नासिर हुसैन जो है वो इच्छुक नहीं थे कि इसमें भी सैड एंडिंग हो। अब उनके बेटे मंसूर खान वो जिद पे थे कि मुझे सैड एंडिंग चाहिए, अगर आप सैड एंडिंग नहीं रखोगे तो मैं इस फिल्म से अपना नाम हटा दूंगा, मेरा क्रेडिट में से नाम आप हटा दीजिएगा, फिल्म आप रिलीज कर दीजिए। तो इस तरीके से जब वो जिद पे अड़ रहे, वो सैड एंडिंग ही यूज करी गई और उसी ने फिल्म को इतना बड़ा हिट बना दिया। इस फिल्म में मंसूर खान कैसे आए, ये इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली उनके फादर जो है
द लेजेंडरी नासिर हुसैन खुद डायरेक्ट करने वाले थे इस फिल्म को, और उस फिल्म में वो लेने वाले थे शम्मी कपूर और संजीव कुमार को। लेकिन नासिर हुसैन की तबीयत खराब होने की वजह से तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने मंसूर खान को बोला कि तुम करो। लेकिन वो बोले कि भाई मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, ना वो मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी उम्र के साथ के बच्चों के साथ काम करूंगा और न्यू कमर्स के साथ काम करूंगा। तो इस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई विद न्यू एंट्रेंट्स आमिर खान और चुवी चाप। एक और बात है इसमें, आमिर खान इसके असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे इसी फिल्म के, जिसको मंसूर खान ने डायरेक्ट किया। काफी सारे इसमें जो है नई अनोखी बातें हैं। मंसूर खान ने ये बात जरूर अपने फादर से कही थी कि मैं अपनी टीम खुद सेलेक्ट करूंगा। अब टीम सिलेक्शन की जब बात आई तो उसमें आर डी बर्मन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नासिर हुसैन की हर फिल्म का म्यूजिक लास्ट 25 साल से लगभग आर डी बर्मन ही देते थे। लेकिन मंसूर खान की जब ये शर्त हुई कि मैं अपनी टीम तय करूंगा, तो आर डी बर्मन का नाम हटाया गया। उसके बाद उन्होंने एक न्यू कवर को चांस दिया, वो थे आनंद मलिन, और उसी के ये गाने बाद में बहुत पॉपुलर हुए। आनंद मलिन का करियर जम गया। पापा कहते हैं, गजब का है दिन, इस तरीके के गाने सब पॉपुलर हुए और चार्ट बस्टर्स बने। बहुत कम लोगों को बात मालूम है, डेब्यू फिल्म तो आमिर खान की यही थी, लेकिन इससे पहले वो नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में जूनियर तारिक का रोल भी कर चुके हैं। ये बहुत कम लोगों को बात मालूम है। और उसके अलावा 2 और फिल्में थी जिसमें छोटे छोटे उनके किरदार थे। एक थी फिल्म राख, और एक केतन मेहरा की फिल्म आई थी होली, उसमें भी उन्होंने छोटे छोटे किरदार किए थे। इससे पहले भी आमिर खान 2 फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पे काम कर चुके हैं एज इन डायरेक्शन, अपने अंकल नासिर हुसैन। अरे हाँ, ये तो आपको बताई ही नहीं मैंने बात। नासिर हुसैन आमिर खान के अंकल थे। तो उससे पहले उन्होंने 2 फिल्में और बनाई थी, और उसका नाम था मंजिल मंजिल और जबरदस्त। दोनों फ्लॉप हुई थी, वो बात अलग है, लेकिन असिस्टेंट का रोल इन्होंने निभाया था उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जो फेमस चार्ट बस्टर गाना है ऐ मेरे हमसफर, इसको मात्र 15 मिनट में जो है बनाया गया था। और बाकी गाने जो हैं इसके जो हिट हुए, गजब का दिन, पापा कहते हैं, ये सब गाने जो है इतने चार्ट बस्टर हुए कि इन्होंने 80s और 90s में पूरा जो है सब लोगों के दिल को छू लिया, और आगे तक अब तक इसको लोग याद रखते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसकी म्यूजिक के साथ है कि जनरली क्या होता है कि पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं, उसके बाद ट्यून बनाई जाती है। लेकिन इसमें उल्टा हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि आनंद मिलिंद ने ट्यून पहले बना दी थी, और उसके बाद जो है बाद में जो है इसके लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी ने उसके हिसाब से लिखे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ऐसी भी एक कहानी है कि पहले इसमें श्रीदेवी को लेने की बात हुई थी, लेकिन आमिर खान ने मना कर दिया। बोले श्रीदेवी मुझसे बड़ी लगती हैं उस समय, और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए श्रीदेवी का नाम हटा दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एड कैंपेन्स इस फिल्म के लिए उस समय शुरू हुई थी। पोस्टर्स लगे थे जिसमें किसी का चेहरा नहीं था, ब्लैंक, और उसमें सिर्फ एक कैप्शन लिखा हुआ था, हु इज आमिर खान, और उसके आगे आंसर था, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। बड़ा इनोवेटिव कैंपेन था ये, जो बहुत हिट हुआ। एक बहुत मजेदार बात हुई थी इस फिल्म के साथ, जो जब फिल्म चल निकली तो मुंबई डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि और कैसे इसको कैश किया जाए। तो उन्होंने एक स्कीम भी निकाली थी इस फिल्म के साथ कि अगर आप 8 टिकट से ज्यादा खरीदते हैं तो आपको जूही चावला और आमिर खान का पोस्टर मिलेगा। और वो स्कीम चल पड़ी, लोगों को पसंद आई वो स्कीम। उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं होता था, पोस्टर्स बहुत रिलायबल होते थे, और उसके बाद जो है फिल्म के कलेक्शन और तेजी से बढ़ गए। इसकी पब्लिसिटी करने के लिए आमिर खान ने ये खुद बयान दिया था कि वो और राज जोशी, जो उनके कजिन, रियल लाइफ कजिन है, जो को स्टार भी हैं, वो खुद जो है सड़कों पे निकल के और उन्होंने अपने इस फिल्म के पोस्टर जो है
ऑटोस पे और वैन्स पे चिपकाए थे, तब तक उन्हें कोई जानता नहीं था। तो ये एक तरीका अपनाया था। और जब फिल्म चल निकली तो फिल्म के प्रोड्यूसर को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम सिनेमा हॉल में जाके इसका रिएक्शन देखें। तो पूरी स्टार कास्ट, आमिर खान, जूही चावला, मंसूर खान, राज जोशी, ये सब लोग जो है थिएटर्स में जाने लगे। तो एक ऐसे ही बैंगलोर के एक थिएटर में जब ये लोग पहुंचे तब तक लोगों ने पहचान लिया इनको। पहचान लिया तो लोगों ने पकड़ लिया, इन्हें जाने ना दे। पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से जान बचा के सब निकल के आए थे। उसके बाद से इन्होंने फिल्म को थिएटर में देखना, अंदर जाना छोड़ा था। इस फिल्म का ओरिजिनल नाम भी कयामत से कयामत तक नहीं था, पहले था नफरत के बारिश। जी हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट लगा लोगों को, प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये नाम फिर कयामत से कयामत तक आया। और नाम क्या बदला, फिल्म चली और इसको 10 नॉमिनेशन मिले फिल्म फेयर में, और 10 में से 8 अवार्ड जो है उस साल इसमें जीते। और इस सही साल 88 में रिलीज होने के बाद 89 में फर्स्ट टाइम एवर बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से शुरुआत हुई। और गेस उनके जीतने वाले कौन थे? यही दोनों, जूही चावला और आमिर खान। और हाँ, इसको एक नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था फॉर दी मोस्ट पॉपुलर होलसम एंटरटेनिंग फिल्म। मीडिया में विजय आनंद ने एक बात कही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जब ये फिल्म बनके तैयार हो गई तो नासिर हुसैन ने इसके ट्रायल शो रखे, और लगभग 50 ट्रायल शो रखे गए इसको बेचने के लिए। कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि भाई एक्टर नया, एक्ट्रेस नई, म्यूजिक डायरेक्टर नया, डायरेक्टर नया, सब नया, और फिल्म का टाइटल भी बड़ा अजीब सा उस जमाने के हिसाब से। कोई खरीदने को तैयार नहीं था, सिर्फ ब्रोकर्स आ रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म ऐसी चार्ट बस्टर और कल्ट फिल्म बन जाएगी। लेकिन ये जब बिकने के बाद तो इसने तहलका मचा दिया। इस फिल्म में जो गिटार बजाया है पापा कहते हैं सॉन्ग में आमिर खान ने, ये वही गिटार है नासिर हुसैन की अर्लियर फिल्म यादों की बारात में यंग तारिक बन के आमिर खान ने यूज किया था। तो ये सेम गिटार 1973 के बाद दोबारा यूज करा गया 1988 में। अलीशा चनाए, फेमस सिंगर, उन्होंने भी ऑडिशन किया था इसके लीड रोल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। पापा कहते हैं जो आइकॉनिक सॉन्ग है, उसमें आखिर में अगर आप ध्यान दें तो एक लड़की बैठी हुई दिखाई है जिससे आमिर खान का इंटरेक्शन भी होता है। वो एक्चुअली कोई और नहीं, इनकी वाइफ है रीना दत्ता, फर्स्ट वाइफ। खैर अब मुझे कहना पड़ेगा, उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी और ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि उनको शूट में लिया जाए, लेकिन वो मिलने आई थी आमिर खान से और वो सीन शूट हो रहा था तो वो बैठ गई और वो फिल्म में यूज कर लिया गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस फिल्म से बहुत लोगों के करियर्स स्टैब्लिश हुए, चले। उनमें से एक दिलीप ताहिल भी थे। वो पहले हालांकि सीरियल बुनियाद में बहुत पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था और उन्होंने ये बात रियलाइज करी। एट द एज ऑफ 31 ही प्लेड आमिर खान फादर। द यंग एज में उन्होंने उनके फादर का रोल प्ले किया और वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अजीत के बेटे शहजाद खान, उनका भी स्टार्ट ऑफ द करियर था। हालांकि उनका करियर बहुत अच्छा नहीं गया उसके बाद, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, क्योंकि अजीत ने अपने बेटे से कह दिया था कि मैं कोई भी फिल्म तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। उनकी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई। इस फिल्म से महाभारत सीरियल का बड़ा स्ट्रेंज कनेक्शन है। महाभारत सीरियल सबने देखा होगा, पीआर चोपड़ा का था जो टेलीविजन पे आया था। उसमें एक तो थे गोगा कपूर और एक थे एक्टर फिरोज खान जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया था। ये दोनों जो है इस फिल्म का हिस्सा बने। हालांकि उस महाभारत में दोनों ने कभी भी स्क्रीन टाइम शेयर नहीं करा था, लेकिन इस फिल्म में साथ में काम किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, जूही चावला को महाभारत में द्रौपदी का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने वो रोल ना लेके इस फिल्म में काम करना पसंद किया और ये उनके लिए वरदान साबित हो गया। आमिर खान जो आज आइकॉन है, उनकी ये फिल्म 1991 में 1991 में चाइना में रिलीज हुई, बहुत मेजर हिट हुई थी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि 20 साल के बाद वो एक हाउस होल्ड नेम बन जाएंगे चाइना में
जब उनकी 3 इडियट्स आई थी। वैसे उनका करियर ग्राफ चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको इसके फिल्म के बारे में बताए। बहुत छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताई। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा, अगर किसी ने अभी भी ये फिल्म ना देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आजकल री रिलीजेस का ज़माना भी है, OTT पे सब फिल्म्स आती रहती हैं, दूरदर्शन पे तो आती ही थी। तो प्लीज़ देखिए, मज़ा आएगा आपको। और हाँ, आपको ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किए। मुझे जो है पता चलता रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो नए ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।